अगर ये सरकारें सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करा सकती, ये दूसरे अटैक महिलाओं पर, बेटियों पर, दलितों पर या माइनॉरिटीज पर कम नहीं करा सकती, तो ऐसी सरकारों की जरूरत ही क्या है। केवल बुलडोजर चलाने में, ये केवल नफरत फैलाने में, और ये केवल बेटियों को घरों में रहें, अनपढ़ रहें, अभी कहाँ है। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्यों आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, क्या? देखिए, समस्याएं तो हजारों क्या लाखों हैं, लेकिन जो एकदम से जान पे आ बनती है वो समस्याओं को लेकर हमें निकलना ही पड़ता है। और अब जो महिलाओं पर, बेटियों पर, छोटी छोटी बच्चियों पर जो अटैक हो रहे हैं, उनको सुनकर ये सरकार चुप बैठ सकती है और कोई लोग चुप बैठ सकते हैं, लेकिन हम महिलाएं, हम माएँ चुप नहीं बैठ सकती। इसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। जो दिल्ली में लगातार, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन ये आज रेप कैपिटल और महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह बनती जा रही है। लेकिन इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिल्ली सरकार को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, केंद्र सरकार को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी पहले ये कहते थे कि अरे वो तो केजरीवाल के हाथ में पुलिस व्यवस्था नहीं है, कभी कहते थे कि भाई ये तो केंद्र का है, कभी कोई कहता है स्टेट का है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये सुरक्षा प्रोवाइड करने में फेल हो चुका है। अगर ये सरकारें सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करा सकती, ये दूसरे अटैक महिलाओं पर, बेटियों पर, दलितों पर या माइनॉरिटीज पर कम नहीं करा सकती, तो ऐसी सरकारों की जरूरत ही क्या है। फिर साथ तो कहते हैं दिल्ली पुलिस का उदाहरण दिया जाता है और सरेआम यहाँ बस में देखिए फिर दोबारा से। हाँ, दिल्ली पुलिस का उदाहरण दिया जाता है कि वो दिल्ली पुलिस अपराधियों को, अभी जैसे वो मोटा सिंह का जो केस हुआ है, उसमें 5 दिन में ही उसे बेल हो गई, जबकि वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत तो बाहर आना ही नहीं चाहिए था। और जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं तुरंत उनको बेल हो जाती है। लेकिन जो निरपराध युवा, आप जैसे किसी सच्चाई के लिए आवाज उठाते हुए पकड़े जाते हैं, उनको तो 5-5 साल दिल्ली दंगों के आरोपियों को जेलों में डाल रखा है। उनकी तो बेल की कोई बात नहीं करते हैं। और ये जो अपराधी हैं, इनको खुला छोड़ने के लिए शायद सत्ता में बैठे लोग ही अपराधियों को शह देते हैं या खुद ही अपराधी हैं। तो यही सुरक्षित हाथों में है देश, जो कहा जाता है सुरक्षित हाथों में है देश। कितना सुरक्षित है आप देखिए ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बेइज्जती देख लीजिए, या देश के अंदर जो हो रहा है, दिल्ली स्टेट के अंदर देख लीजिए, जो देश की राजधानी है, ये केवल बुलडोजर चलाने में, ये केवल नफरत फैलाने में, और ये केवल बेटियों को घरों में रहें, अनपढ़ रहें। अभी कहा है ना यूपी के एक मंत्री ने कि बेटियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेटियों को घरों में ही रहना चाहिए। मतलब इनको बेटियां जो हैं वो बंधुआ मजदूर लगती हैं, बच्चे पैदा करने की मशीनें लगती हैं, उनका शिक्षा से, उनका प्रगति से कोई वास्ता नहीं है। ये इस तरह की सोच के लोग हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जिस भी देश का विकास हुआ है, 50% आबादी को अगर दहशत में जीने के लिए मजबूर करोगे, 50% आबादी को अगर अनपढ़ रखोगे, तो हमारे देश का विकास या हमारी पीढ़ियों का विकास या पूरे के पूरे समाज का विकास कैसे होगा। तो ये जो एक बात है, इसको लेकर हम लगातार बार जंतर मंतर पे भी आते हैं, सरकार को भी मेमोरेंडम देते हैं, और समाज के अंदर भी हम ये बुलंद आवाज उठाते हैं। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन का तो मकसद ही ये है कि सांस्कृतिक परिवर्तन आए बिना, सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब ये कोई नाच गाना डांस नहीं है। संस्कृति जो आज बिल्कुल पैरों तले रौंदी जा रही है, जिस संस्कृति के कारण आज जो गुनहगार हैं उनको महिमा मंडित किया जाता है, उनको हार मालाएं पहनाया जाता है, उनको पार्टियां टिकट देती हैं, उनके चुनाव में प्रयोग किए जाते हैं कि भाई आइए तुम हमारे लिए प्रचार करिए। तो ये एक ऐसी संस्कृति डेवलप हो गई। तो भारतीय संस्कृति की महिलाओं को घर में रहना चाहिए, उनको पढ़ना नहीं चाहिए। ये अपसंस्कृति है, ये संस्कृति नहीं है। संस्कृति वो थी जो 200 साल पहले ज्योतिबा फुले ने जब बेटियों के लिए पहला स्कूल खोला था, पहली जो महिला शिक्षिका जो सावित्रीबाई फुले को बनाया था, फातिमा शेख को बनाया था, तो वो थी संस्कृति। उस संस्कृति को इन्होंने मटियामेट कर दिया है, और अब ये उस सड़ी गली अपसंस्कृति को, उस प्रदूषित संस्कृति को लागू करने की बात कह रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और महिला सांस्कृतिक संगठन उस संस्कृति को जिंदा करना चाहता है जो पुनर्जागरण, नवजागरण काल में उन मनीषियों ने इस समाज की ठोकरें खाकर, इस समाज के गारे कीचड़ पत्थर खाकर भी जिंदा रखा था और आगे बढ़ाया था। तो हम उस संस्कृति को आगे और लेकर जाने के लिए और उस गंदगी को साफ करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैम, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार पेपर तो लीक हो जा रहे हैं। देखिए, नीट का पेपर लीक हो गया। आप तो शिक्षिका रही हैं। हाँ, मैं इसी बात के लिए आपको ये बताना चाहती हूँ
कि ये लोग अनपढ़ सरकार में बैठे हैं, जिनकी डिग्रियों का कुछ पता नहीं है। उनके जो मंत्री हैं वो 7वीं फेल है, जो अभी देख रहे हैं बिहार में मंत्री बने हैं, या हमारे महामानव हैं, या हमारे और भी दूसरे लोग हैं जिनको ना कोई संस्कृति का पता है, ना लैंग्वेज का पता है, ना शिक्षा का पता है। तो वो ऐसे लोग शिक्षा को प्रसारित नहीं करेंगे, वो गलत तरीके से पेपर लीक करवा के उन करोड़ों लाखों बच्चों के भविष्य को चौपट करेंगे, जो इस देश की आन बान और शान बनकर, जो डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, या टेक्नोक्रेट्स बनकर, या प्रोफेसर बनकर इस समाज को आगे बढ़ाने वाले थे। उन बच्चों को ये आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं। और जो आवारा जो गुंडे बदमाश और जो इन्होंने वो जॉम्बीज पैदा किए हैं, उन जॉम्बीज को ये टिकट देकर चुनाव जितवाकर मंत्री और मुख्यमंत्री बना देते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है पेपर लीक। बिल्कुल वो कहेंगे, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। वो तो बिना किसी डिग्री के भी डॉक्टर बना के अपने बेटों को बिठा देंगे ना, या खरीद लाएंगे फॉरेन से डिग्री, या यहाँ पर भी खरीद के डिग्रियां या पेपर खरीद कर बच्चों को जो है जो लायक बच्चे हैं, जिनका हक है, उन बच्चों को साइड कर देंगे। और जो बच्चे पैसे वाले हैं, करोड़ों रुपए जो देकर डिग्रियां खरीद सकते हैं, ऐसे ही डॉक्टर बनेंगे और फिर वो डॉक्टर बनकर किडनियां बेचेंगे। वो फिर गरीबों को जिंदा ही मार देंगे, लाशों के पैसे बनाएंगे। तो नीट पेपर लीक कोई एक बात नहीं है। नीट पेपर लीक एक वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये पूरा का पूरा सिस्टम सड़ चुका है। इस पूरे सिस्टम में किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए, किसी भी मेहनती व्यक्ति के लिए, किसी भी होनहार बच्चे के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है इस सिस्टम ने। और इसने, प्लेटो ने कहा था कि जो देश, जो राष्ट्र अपनी इंटेलिजेंस का, अपने बुद्धिमान बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, वो देश बर्बाद हो जाएगा। आज वो बात सच होती लग रही है कि हमारे देश के जो होनहार बच्चे हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर है। वो इनके अकॉर्डिंग तो पकौड़े बेच लेंगे वो, और पकौड़े बेचने के लिए तेल कह रहे हैं कि तेल मत बहाओ, तेल मत खरीदो। सनातन को और हिंदुत्व को बचाने की जरूरत है। देखिए, हिंदुत्व और सनातन, प्रतापगढ़ से राजा भैया हैं, वो कह रहे हैं यानी संविधान की बच्ची। इनका जो एजेंडा है, वो एजेंडा केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सेवा करना, उनके गुलाम बनकर आम जनता के गले पे चाकू चलाना है। और जो हिंदू राष्ट्र की या ये जो हिंदू संस्कृति की या हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो फेक है। क्योंकि हिंदुत्व या कोई भी धर्म किसी भी इंसान को इंसान समझता है, ये इंसान नहीं समझ रहे हैं। ये या तो वोट समझ रहे हैं, या इंसानों को केवल मेहनत का जो मजदूर वर्ग है या जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको केवल ये उनकी मेहनत का खून चूसने वाले, अपने लिए तिजोरियां भरने वाले लोग हैं, और दूसरों को ये जानवर से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर कर रहे हैं। मोदी जी विदेश दौरे पर हैं, यहाँ से जाने से पहले उन्होंने कहा कि पेट्रोल का सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए। विदेश में भी कह रहे हैं कि अब देश का संकट आने वाला है। तो क्या आखिर कौन है इसका जिम्मेदार जो देश में इस तरह के संकट ये खुद लाए हैं भाई। संकट लाने के लिए ये खुद गुनहगार हैं। ये जब अपस्ट्रीम फाइल में नाम को देखकर, या अडानी को जेल से बचाने के लिए सब तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएंगे इजराइल और अमेरिका से, और जब तेल रूस से नहीं खरीदेंगे, जो 100 रुपए की चीज़ हमें 40 रुपए में दे रहे थे, और जो खुद ईरान जो है वो जो हमारा इंश्योरेंस का पैसा भी दे रहा था, जहाज का किराया भी दे रहा था, उस देश को इन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा तुम मुझसे तेल नहीं खरीदोगे, और ये झुक गए। ये इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, क्योंकि ये ऐसे षड्यंत्रों में रहे हैं कि अब इनको वो पोल खुलने का डर है। एक दो व्यक्तियों की अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो कि है ही नहीं, अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने पूरे देश को महंगाई की गर्त में झोंक दिया है। पूरे देश को जो है ऐसे कंगाली के हालात में ला दिया है। अरे ईरान के गैस का, अडानी को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर, बिल्कुल अडानी को बचाने के लिए और मोदी को बचाने के लिए मोदी ट्रंप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को पता है कि CIA के पास और इनके पास इनके बहुत सारे राज हैं। तो वो तो ट्रंप ने डिक्लेयर किया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ट्रंप ने खुद बात करती है, रोजगार की बात करती है। देश के CJI मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि ये जो बेरोजगार युवा है, ये कॉकरोच है, पैरासाइट है। बताइए, ये सिस्टम पे अटैक करते हैं। देखिए, अगर ये बेरोजगार युवा जो इन्होंने ही बनाए हैं, अगर वो सच के लिए कोई आवाज उठाते हैं तो वो पैरासाइट है। और जो तुम सच को दबाने के लिए
जो सच सच बोलने वालों को गुनहगार साबित करने के लिए कोर्ट में बैठे हो, जो तुम अपने झूठ को, अपने जो तुम गुनाह करते हो, अपने जो पूंजीपतियों की सेवा में और सत्ता की सेवा में जो लगे हुए हो, पैरासाइट और कॉकरोच तो तुम हो भाई। ये पूरे मुख्य माननीय न्यायाधीश को हम कहना चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश को हम कहना चाहते हैं कि पैरासाइट और कॉकरोच वो लोग होते हैं जो लोग दूसरे को खून चूसते हैं, और वो ये व्यवस्था चूस रही है। ये बेचारे युवा जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो सच के लिए पसीना बहा रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये सच दबा दिया जाए, सच को सामने ना आने दिया जाए, और फिर जो थोड़ा बहुत बची हुई पत्रकारिता है या जो बचे हुए लड़के जो अपनी मेहनत से और अपनी कुर्बानियाँ देकर अपने आप को जो इधर राज्य में खड़ा कर पा रहे हैं, राष्ट्र में, उनको भी ये चाहते हैं वो चुप्पी लगा जाएं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। देश में हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी है, महंगाई है, देखिए पेट्रोल डीजल दूध पर पैसे बढ़ गए, मोदी जी कह रहे खाने वाला तेल मत खाइए। थोड़े दिन में मोदी जी कहेंगे शवासन में 140 करोड़ भारतीय लेट जाए और सांस रोक ले, और जब वो लाशें बन जाएंगी तब उनको हम दफना देंगे या जला देंगे। तो मोदी जी का तो यही एजेंडा लगता है कि 140 करोड़ जनता को ना खाने लायक छोड़ो, ना ओढ़ने पहनने लायक छोड़ो, ना विदेश जाने लायक छोड़ो, इनको केवल अपने गुलाम में परिवर्तित कर लो, जिनके आगे टुकड़े फेंक दें 80 करोड़ जनता को जैसे अनाज दे रहे हैं, तब ये कहेंगे कि भाई ये लो हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें दे रहे हैं। ये नहीं पता, परीक्षा ले रहा है, देशभक्ति दिखाने का हाँ, समय। इन्हें ये नहीं पता कि तुम्हें खिलाया जा रहा है, मेहनत कर जनता तुम्हें खिला रही है। तुम्हारे 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में जब तुम बैठ के जाते हो अपने मित्रों के लिए वहाँ पर बिजनेस ढूंढने, तो वो पैसा उस नागरिक का होता है, टैक्स पेयर का होता है, इस जनता का होता है, उस मेहनत कश का होता है जो बेचारा सड़क पर पसीना बहाता होता है। तुम लोग जिस तरीके से देश को चूस रहे हो, तुम पैरासाइट हो और तुम इस देश को कंगाली के कगार पर ला दिए हो। तो इस बात के लिए जनता को एकजुट होना पड़ेगा और जनता को इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। देखिए, ये व्यवस्था अब अपने अंतिम दौर में है, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है इस प्रकृति में। विज्ञान का ये एक विज्ञान का फॉर्मूला है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, ईच एंड एवरी सेकेंड हर चीज़ चेंज हो रही है। मैं भी चेंज हो रही हूँ, आप भी चेंज हो रहे हो, हर इंसान प्रकृति में। चेंज इज ओनली कांस्टेंट, केवल परिवर्तन ही सत्य है। तो परिवर्तन अगर सत्य है तो क्या इन्होंने ये सोच लिया है कि अमर होके आए हैं, मोदी जी अमर होके आए हैं, CGI अमर होके आए हैं, या ये गुंडे बदमाश जो डॉम्बीज जो डंडा हाथ में लेके गौरक्षा के नाम पर या दलितों पे या माइनॉरिटीज पर अटैक करते हैं, वो परमानेंट हालात बने हुए हैं देश में जो बनते जा रहे हैं, क्या जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं? इसके लिए वो हर आदमी जिम्मेदार है, चुप लगा के बैठा है। देखिए, अन्यायी अत्याचारी तो हैं, सत्ता में बैठे वो लोग तो सत्ता की रक्षा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वो लोग जो ऐसी कमरों में बैठे सो रहे हैं, उनके विपक्ष भी जिम्मेदार है। विपक्ष नहीं, पूरी जनता को हम कहेंगे कि जनता को खड़े होना चाहिए। विपक्ष तो उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा है। देखिए, इस व्यवस्था में पूंजीपति टुकड़े फेंकता है, चुनाव में टुकड़े फेंककर वो जिसके पास ज़्यादा टुकड़े होंगे वो जीत जाएगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा जाएगा, जिसको ज़्यादा पूंजीपति सपोर्ट करेगा। अब ममता से सपोर्ट हटा लिया पूंजीपति ने, अब वो सपोर्ट उधर शिफ्ट हो गया। जिस दिन वो सपोर्ट राहुल गांधी के करेंगे, राहुल गांधी आ जाएगा। लेकिन क्या व्यवस्था बदलेगी? नहीं बदलेगी। व्यवस्था बदलेगी जनता की जागरूकता से, राजनीतिक चेतना से, सामाजिक चिंतन से, सारे भेदभाव खत्म करके। एक जो समस्या रोजगार की, दलित की भी वही है, स्वर्ण की भी वही है, हिंदू की भी वही है, मुसलमान की भी वही है। महंगाई की समस्या हिंदू की भी वही है, मुसलमान की भी वही है, सबकी है। सुरक्षा की समस्या भी सबकी है। लेकिन इन समस्याओं को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, गुमराह करने के लिए हमारे दुश्मन आपस में ही कर दिए जाते हैं कि तेरा दुश्मन जो स्वर्णों को कहेंगे दलित नौकरी ले गए, दलितों को कहेंगे स्वर्ण ले गए, हिंदुओं को कहेंगे मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों को कहेंगे ये हिंदू तुम्हें मार रहे हैं। तो ये जो इस व्यवस्था में जो पूंजी का राज्य है, उस पूंजी के राज्य को समझना और पूंजी के राज्य के खिलाफ जन आंदोलन खड़े करना, अपने हक के लिए लड़ना, जातियों के लिए नहीं, धर्मों के लिए नहीं, लड़ना पड़ेगा, समस्याओं के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, पूरी मानवता के खिलाफ। अरे पर्यावरण प्रदूषित किया जा रहा है, किस तरह से लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, अंडमान निकोबार पर भी अटैक हो रहा है, तो ये जनता सांस ले पाएगी क्या? क्या हिंदू, मुसलमान, दलित या स्वर्ण सबके ऊपर सांस लेने का संकट नहीं आएगा?
तो ये संकट से बचाने का एकमात्र रास्ता है जन जागृति, और जन जागृति केवल छोटे छोटे मुद्दों के लिए नहीं, ओवरऑल सिस्टम को ओवरथ्रो करने के लिए, सिस्टम के खिलाफ जो एक अमानवीय सिस्टम है, जो मानव को मानव ना समझ के केवल वोट समझ रहा है, या मानव को एक मतलब पूंजीपति मानव को केवल अपना शिकार समझ रहा है कि मजदूर अगर आवाज़ उठाए तो उनको जेलों में डाल दो, मजदूर अगर आवाज़ उठाए उन पे डंडे लाठी बरसा दो, महिलाएं आवाज़ उठाएं तो उनको दबा दो, छात्र उठाएं तो देशद्रोही साबित करके जेलों में डाल दो। कब तक डालेंगे? जब तक जनता खड़ी नहीं हो जाती। जिस दिन जनता खड़ी हो गई, विश्व का इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ जनता ने आवाज़ बुलंद की है वहाँ वहाँ सिस्टम को झुकना पड़ा। क्या परिवर्तन के बिना, क्या जनता की जागृति के बिना ये राजतंत्र से लोकतंत्र आया था? क्या लोकतंत्र अपने आप अवतरित हो गया था? नहीं, जनता लाई थी, जनता ने मुद्दे उठाए, जनता ने कहा कि ये राजा और चर्च जो हम लोगों पर हावी हैं, ये भी तो चर्च कहता था ये राजा जो है भगवान का दूत है। जैसे हमारे ग्रंथों में भी कहा है कि राजा का हक, वो राजा का अधिकार है और जनता का कर्तव्य है कि राजा की सेवा करें। लेकिन जनता ने कहा नहीं, ये हम जैसे लोग हैं, ये हाथ आँख नाक कान, ये कोई भगवान के दूत नहीं है। वो जो नवजागरण काल का संदेश था, वो संदेश आज फिर से जनता के बीच में लेकर जाने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, राजकुमार भाटी सपा के प्रवक्ता, उन्होंने एक बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर, बड़ा बवाल मचा, क्योंकि आप भी एक जागरूक महिला, तो आप कैसे देखते हो? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कोई कहावत कह दी थी ब्राह्मणों को लेकर, अच्छा, मतलब बेस्याओं से तुलना कर दी थी। देखिए, इस तरह के बयान, मैं फिर से वही कहूँगी, धर्म और जाति पर आधारित जो झगड़े हैं वो हमारी ओवरऑल इंसानियत की लड़ाई को कमज़ोर करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति पर, हम ये नहीं कहते कि भाई कोई ब्राह्मण अच्छा है या भाई दलित अच्छा है, हम कहते हैं सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, और सबको ही एक राजनीतिक चेतना के साथ, एक सामाजिक और शैक्षिक चेतना के साथ एकजुट होकर समस्याओं से लड़ने की ज़रूरत है, व्यवस्था से लड़ने की ज़रूरत है, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो कोई गरीब घर है, गरीब घर में सास बहू लड़ें, भाई भाई लड़ें, बाप बेटा लड़ें, माँ बेटी लड़ें, तो वो क्या उस देश का, उस परिवार का कुछ उत्थान होगा? नहीं। कब होगा? जब वो उस गरीबी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, जब शिक्षा के लिए लड़ेंगे, तभी हमारा कल्याण है। ये मानवता के विरुद्ध आज जो व्यवस्था है, जो मुक्ति संभव तभी है जब जनता खुद अपने बेड़ियां तोड़कर एकजुट होकर, बेड़ियां ये जाति और धर्म की बेड़ियां हैं, इस व्यवस्था की बेड़ियां हैं, पूंजीवाद की बेड़ियां हैं, इन बेड़ियों को तोड़ने की ताकत केवल जनता में है। क्योंकि धन बल और जनबल दो ताकतें हैं। धन बल दिख रहा बड़ा है लेकिन है कुछ भी नहीं। जिस दिन जनबल खड़ा हो गया उस दिन कितने लोग हैं, गिनती के होंगे, 1 करोड़ होंगे ना सारे धन्ना सेठ, लेकिन लोग कितने हैं? 140 करोड़। लेकिन वो 139 करोड़ लोगों को अपनी ताकत नहीं पता है। वो बेचारे माई बाप इन पूंजीपतियों को समझ रहे हैं, या मोदी जैसे या CGI जैसे या इन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा कल्याण कर देंगे। नहीं करेंगे। कल्याण जनता को खुद उठना पड़ेगा, बेड़ियां खुद तोड़नी पड़ेंगी। क्या खाली जो बैठ के हमारे कुछ मनीषियों ने बिना संघर्ष किए ये सब अधिकार पा लिए थे? चाहे वो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर रहे, चाहे नवजागरण काल के मनीषी रहे, क्या उनको थाली में सजाकर सुविधाएं मिली थी? क्या थाली में सजाकर उनको ये अधिकार मिले थे जिन अधिकारों के लिए सैकड़ों साल मजदूरों ने, हजारों साल बल्कि सैकड़ों भी नहीं, मजदूरों ने पसीना बहाया, लाठियां खाई, खून बहाया? वो अधिकार आज एक कलम की नोक से इन्होंने खत्म कर दिए। 44 कानूनों को 4 कोड में बदल कर अब मजदूरों को कह रहे हैं कि तुम 8,000 पे नौकरी करो, तुम्हें कोई छुट्टी या तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको जनता के बीच में लेकर जाने की ज़रूरत है भाई। इनको केवल हम कुछ बुद्धिजीवियों के पास रहने से काम नहीं चलेगा। ये हर एक मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा, नौजवान, घर में बैठी महिलाओं को भी ये बताने की ज़रूरत है कि बहनों जागो, खड़े हो, तुम्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। इन आताताइयों और इन दरिंदों के आगे तुम्हें सीना तान कर सवाल खड़े करने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा पुलिस नहीं करेगी, तुम्हारी रक्षा ये व्यवस्था नहीं करेगी, CGI नहीं करेंगे, कोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोर्ट करता तो अंकिता भंडारी के गुनहगारों को या सेंगर, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को ये जमानत पे छोड़ने की जरूरत नहीं करते। ये कर रहे हैं और इसका विरोध हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। चाहे हमारे बेटे हैं, चाहे हमारे भाई हैं, पति हैं, जो भी है, सबको मिलकर अपनी बहनों को, बेटियों को बचाना पड़ेगा, तभी संभव है। और सारी समस्याओं के लिए केवल जनता को लड़े बिना जनता की मुक्ति संभव नहीं है।